नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता बृजेंद्र काला से। बृजेंद्र काला का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद बृजेंद्र काला ने कई सालों तक रंगमंच किया, फिर मुंबई का रुख किया और वहां कई टीवी सीरियल में राइटर के तौर पर काम किया। लेकिन एक्टिंग के सपने को साकार करने के लिए एक्टिंग में फोकस किया और फिल्म हासिल से फिल्म जगत में कदम रखा। इसके बाद फिल्म रघु रोमियो, बंटी और बबली, जब वी मेट, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, फंस गए रे ओबामा, चलो दिल्ली, साहेब बीवी और गैंगस्टर समेत कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। बृजेंद्र काला ने फिल्म पान सिंह तोमर में पत्रकार की भूमिका निभाई है और इरफान के साथ उनके सीन को दर्शकों ने काफी पसंद किया। तो सलमान खान अभिनीत फिल्म भारत में भी चाचा के किरदार में जबरदस्त अदाकारी की है। वहीं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शेरनी में विद्या बालन के साथ और बंटी बबली 2 में भी प्रमुख रोल में अदाकारी की है। बृजेंद्र काला ने वेब सीरीज आपातकालीन बैठक, हमारा बार, हैप्पी आवर, 325 में भी अदाकारी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हम मुलाकात करेंगे सुप्रसिद्ध अभिनेता और लोकप्रिय कलाकार बृजेंद्र काला से। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता बृजेंद्र काला। बृजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बृजेंद्र जी, इतनी सारी फिल्में की हैं, दर्शकों ने आपको इतना सारा प्यार दिया है और कई फिल्मों में आपने दर्शकों का एंटरटेन किया है। बहुत जबरदस्त आप अदाकार हैं, बहुत सारे आपने अच्छे अच्छे किरदार निभाए आपने। लेकिन हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे आखिर कैसे इस सफर की आपकी शुरुआत हुई, कब आपको लगा कि आपको इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है और मुझे भी एक्टर बनना है। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब आप स्कूल में होते हैं और उसके बाद जी, आपको कोई भी एक शौक इस तरह का होता है, कोई भी आपकी इच्छा होती है जो कि चाहे वो अभिनय करना हो, चाहे वो संगीत की तरफ हो, जो भी बच्चे में रुझान होता है, वो रुझान की वजह से आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मैं भी ऐसे ही थिएटर की तरफ आया। ये मेरे को इको कर रही है साउंड। जी जी, मैं हम टेक्निकल टीम को बोलते हैं कि जो समस्या हो रही इको की वो दूर करें, लेकिन आपकी आवाज पूरी साफ आ रही। बृजेंद्र जी, हम बातों को कंटिन्यू करते हैं और इसी बीच में इसको दुरुस्त जी बिल्कुल, मैं इसी बीच इसको दुरुस्त कराने के लिए बोलता हूं मैं। जी एक सेकंड ना, मैं जरा इसको बंद करता हूं। जी जी, आवाज आ रही है आपको अब? चलिए, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है और बृजेंद्र जी उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से हमारी टेक्निकल टीम भी इससे जो परेशानी है बृजेंद्र जी के साथ आ रही है, इको की प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि मुलाकात आप कर चुके हैं, बृजेंद्र काला जी बहुत ही सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेता है और फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बृजेंद्र जी, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आ रही, आपकी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत बहुत साफ आ रही, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। जी हाँ बृजेंद्र जी, आप बता रहे थे कि कैसे फिर थिएटर में फिर जाना हुआ आपका, अपनी जर्नी के बारे में, शुरुआती जर्नी के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि मतलब जैसे कि मथुरा में आकाशवाणी मथुरा वृंदावन है, और मेरा पहला शौक यही था कि मैं रेडियो जाऊं। आकर बचपन में ही मैं वहां गया जी, और वहां मेरी मुलाकात, जिनको मैं माँ बोलता हूँ आज की तारीख में, डॉक्टर अर्चना नागर, उनसे हुई। उनका एक ग्रुप था स्वास्थ्य रंगमंडल, और मैंने वो ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर एक थिएटर वर्कशॉप थी मेरे, जो कि अनिल चौधरी साहब ने, जो कि मथुरा को बिलोंग करते हैं जी, उन्होंने वो वर्कशॉप ली। और वो करने के बाद फिर मैं संदीपन, जो कि अर्चना जी के सबसे बड़े सुपुत्र हैं, अब ईश्वर ने उनको छीन लिया है, लेकिन मैंने संदीपन के साथ बहुत सारा काम किया और थिएटर की एक्टिविटी मेरी बरकरार रही। तो जैसे कहते हैं ना कि मतलब पता नहीं क्यों हमारे यहाँ यही है कि अभिनय का धीरे 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 जो एक चरम सीमा होती है, वो होती है कि जब तक आप मुंबई में आ जाए या कुछ यहाँ पर आकर कर ना जाए। जी, अब वही मतलब मेरे साथ भी हुआ। हालांकि मेरी कतई कोई इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा थी कि मैं थिएटर करूँ,
मैंने बहुत प्रयास किया दिल्ली में, मतलब चाहे वो आपका राष्ट्रीय आपका नेशनल स्कूल ऑफ की रेपिटी हो, जी। चाहे श्री राम सेंटर की रेपिटी हो। मेरी इच्छा थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ थिएटर करूँ, हम्म। लेकिन वो मानक नहीं बने और फिर मैंने इस तरफ अपना कदम बढ़ा लिया। तो फिर जब आप मुंबई गए रंगमंच करके, इतने सालों तक आपने रंगमंच किया, फिर मुंबई गए, तो मुंबई में आपका कैसा वेलकम हुआ, कैसा रहा शुरुआती दौर आपका मुंबई का? नहीं, अच्छा रहा। मैं जब आया तो मुझे याद नहीं कि मैंने जिंदगी में कुछ इस तरह की स्ट्रगल की हो। हम्म। मैं राइटिंग में माँ को, अचला जी को असिस्ट भी करता था। जी। मैं चंद्रबल साहब को डायरेक्शन में असिस्ट करता था, और मेरे को जब जब एज एन एक्टर काम मिलता था मैं वो करता था। हम्म। लेकिन कभी ऐसी जल्दबाजी नहीं रही कि मतलब कि मैं ये सोचूं कि कल ही मेरे को कुछ इस तरह का काम मिले और मैं यहाँ से वहां पहुंच जाऊं। जी। एक बहुत लंबी जर्नी रही है, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं 1, 1.5, 2, 2.5 जिस तरह के सीन से वो मैं करता चला गया। जी। अब ईश्वर की कृपा है कि मतलब अभी मैंने ना कहना भी सीख लिया। जैसे कि सबसे बड़ी बात ये होती थी कि आपके पास कोई काम आए और आपको पसंद ना आए और आप उसको जी। ना कर दो। अच्छा, अगर आपको याद होगा, हालांकि बहुत लंबा सफर होगा, जब आप मुंबई आए थे तो जो सबसे पहला काम था वो क्या था, अगर आपको कुछ याद है उस काम के बारे में, और कैसे मिला वो आपको पहला काम? पहला काम तो पहला काम तो मुझे हमने मथुरा रहते ही कर लिया था, हम्म। है ना। संदीपन ने एक फिल्म बनाई थी सुबह होने तक, जी। वो हमने कर ली थी। संदीपन एक फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, तुम लौटाए, मैंने उसमें भी एक सीन किया था। हम्म। और पर मुझे कहते हैं कि बॉम्बे आने के बाद पहला जो एक काम था वो मैंने किया था, मेरा पति सिर्फ मेरा है, जिसको माँ आत्या जी लिख रही थी और वो साउथ में शूट हो रही थी। जी। और मैंने वो फिल्म की थी, रेखा जी के साथ मेरा वो सीन था। और वो मतलब आज तक मेरे को याद है कि वो दिन कैसा था। मैं सारी रात सो नहीं पाया था कि सुबह सुबह मेरा रेखा जी के साथ सीन था, अच्छा। है ना। तो वो मैंने किया। और उसके बाद जिस तरह से कि इस कायदे का स्टेप जो था वो हासिल थी हम्म। हिमांशु धुलिया के साथ। देन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जब भी मैच और जी। बाकी सारी पिक्चरें जिस तरह से अच्छा ब्रिजेन जी, आपने कहा कि आप सारी रात सो नहीं पाया था क्योंकि सुबह आपका सीन था रेखा जी के साथ, तो जब पहली मुलाकात हुई, जब आप सेट में गए, तो फिर कैसा था, क्या कुछ बात हुई थी आपकी रेखा जी से पहली बार? नहीं, मैं उस फिल्म में असिस्ट भी कर रहा था। जी। तो मैं उनको सीन वगैरह दिया करता था ना, हाँ। कि आज तो उस पर भी कहता कि कभी कभी मौका पड़ता था इस तरह की उनको जाकर के उनके जी। उनकी वैनिटी तो नहीं थी, लेकिन हाँ जो रूम था, ग्रीन रूम था, उसमें जाकर के उनको वो सीन देना, हम्म। है ना। तो इस तरह की चीजें हुआ करती थी, फिर वो सीन पढ़ के सुनाता था मैं हम्म। कि ये ऐसा है। तो पर ऐसा मौका मुझे कभी मिलता था क्योंकि मेरे सीनियर और भी थे जो एक सारे काम किया करते थे जी। मैक्सिमम। लेकिन ज्यादा कदा मेरे को भी चांस मिल जाया करता था। वो बहुत भाग्यशाली दिन हुआ करता था, कभी हम्म। गीतू जी को, कभी रेखा जी को, कभी राधिका जी को। तो ये जो बड़े बड़े किरदार थे, गुलशन ग्रोवर साहब भी थे उसमें। जी। तो सीन जिस तरह से कि एडी सीन लेकर के जाते हैं एक्टर्स के पास, उनको समझाते हैं, बताते हैं कि आज की ये सीन शूट होना है। हम्म। तो मेरे को याद है कि एक सीन था जो कि मंदिर में शूट होना था। रेखा जी जाकर के उसको मतलब भगवान के सामने बालाजी तिरुपति की तरफ, जी। जो साउथ का जो टेम्पल है उस तरफ, वो एक मंदिर था छोटा सा, वहां उन्होंने शूट करना था। तो उन्होंने कहा कि ये सीन तो बिल्कुल आराधना की तरह है, जिसमें तिरुमला जी जो है वो भगवान के सामने जाकर के कुछ लाइन बोलती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल वैसा ही है। हाँ। जी, तो तो वाकई बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस था कुछ आपका उनके साथ। यादगार पल हैं जो कि मतलब। जी। अच्छा ब्रिजेश, शुरुआती दौर में आपने लिखा भी है, टीवी सीरियल्स में आपने लिखा भी है, और ऐसे असिस्टेंट भी किया, ऐसे काम भी किया आपने फिल्मों में, तो आखिर लेकिन कब आपको फिर ये लगा कि अब मुझे ये सब काम छोड़कर मुझे पूरा जो फोकस है वो एक्टिंग की तरफ करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद क्या ऐसा कभी लगा कि इस तरह के जो काम मैं कर रहा हूँ, ये काम करते करते जो मेरा पहला प्यार है एक्टिंग, और जिसमें मैं एक मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, अब मुझे ये दूसरे काम छोड़कर पूरा फोकस एक्टिंग की तरफ करना चाहिए? नहीं, मेरा तो मतलब शुरू से ही फोकस एज एन एक्टर ही था। जी। मैं राइटिंग में भी असिस्ट करता था। और एक फिल्म मैंने लिखी है, वो है सब कुशल मंगल। वो 2020 में जनवरी में आई थी, जी। जिसमें मतलब अक्षय खन्ना साहब, रवि किशन जी की बेटी, पद्मिनी जी का बेटा, और सतीश कौशिक साहब, सुप्रिया पाठक जी,
ये सब करण कश्यप ने फिल्म डायरेक्ट की थी और नितिन मनमोहन जी ने प्रोड्यूस किया था। तो लेकिन जहां तक है मेरा पहला जो प्यार है, जो पहला मेरा अपने आप में जो वो काम है, वो अभिनय ही है। और मैं डेफिनेटली मतलब इसी को तरजीह देता हूँ। इच्छा है कि मतलब कभी मैं डायरेक्ट भी करूँ, है ना। और अब देखते हैं वो वक्त कब आकर के आएगा, बिल्कुल आएगा, वो वक्त भी आएगा, सामने आता क्योंकि है। क्योंकि शुरुआत में आपने राइटिंग की, असिस्ट किया, फिर आपने इतने ज़बरदस्त एक के बाद एक रोल करते गए। वो समय भी आएगा जब दर्शक आपको एज ए डायरेक्टर के तौर पर भी कोई फिल्म आपकी एज ए डायरेक्टर के तौर पर देखेंगे। अच्छा बृजेंद्र जी, वो पहला आपका जो आपने शुरुआत तो कर ली थी, आपने बहुत सारे फिल्मों में आपने रोल करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो रोल कौन सा था जो सबसे पहला, जब आपको लगा कि हाँ ये रोल मेरे लिए वो रोल है जिसकी मैं तलाश में हूं और इस रोल से मुझे एक पहचान मिली है, वो रोल कौन सा था आपके लिए? एक्चुअली क्या है कि मतलब कि अभी मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया जिसको मैं बोल करके ये कहूँ कि हाँ ये मेरे लिए एक यादगार भूमिका रही है। लेकिन डेफिनेटली मतलब कुछ काम ऐसे रहे हैं जिनको करने के बाद एक मन में संतुष्टि मिली है। वो थी सबसे पहले मिथ्या और रजत कपूर की, और उसके बाद तिग्मांशु की पान सिंह तोमर। तो ये जब ये दो किरदार किए, उसको करने के साथ ही मुझे लगा कि हाँ ये कुछ काम किया है। और अभी इंतजार है। अभी जैसे क्या कहते हैं तो गुलाबो सिताबों में किया या शेरनी में किया, तो ये बहुत ही मेरे लिए मतलब अच्छे पल रहे, अच्छा काम रहा, जिसे मैं बता सकता हूँ बड़े काम से जी। और आज मेरी एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, ये काली काली आंखें, जिसे सिद्धार्थ सेन गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और मुझे लगता है कि लोगों को काफी पसंद आएगी। आज ये अभी पता नहीं रिलीज हुई है कि नहीं, लेकिन आज 14 तारीख रिलीज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल पसंद आएगी, क्योंकि जो आपकी जो एक्टिंग करने की अदा है वो बहुत ही डिफरेंट किस्म की है, बहुत ही अलग किस्म की है। अगर क्योंकि अक्सर हम किसी ना किसी एक्टर को देखते हैं और कुछ एक्टर ऐसे होते हैं, हम लगता है कि ये एक्टर इस एक्टर की कॉपी कर रहे हैं या किसी सीनियर एक्टर या पुराने एक्टर की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो एक अदा है बहुत ही डिफरेंट अदा है। क्या आपने इसके ऊपर कुछ एक आपने सोचा था कि मैं इस तरह से कुछ एक्टिंग करूंगा, आपने कुछ अपने एक स्टाइल बनाई है, या फिर ये आपकी एक नेचुरल अदा है जो धीरे धीरे डेवलप होती गई और लोगों को ये पसंद आती गई? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या की जब शुरुआत की थी मैंने, तो बिल्कुल रंगमंच से शुरुआत की। और रंगमंच जब आप कैमरे के सामने करने जाओगे तो वो मतलब मैच नहीं करता, है ना। तो मेरी भी शुरुआत बिल्कुल बाकी और कलाकारों की तरह जो कि मंच से आए हैं, मैंने भी वैसे ही किया जैसे बाकी लोगों ने किया है कि आकर के वो जो होता नहीं ओवर एक्टिंग परफॉर्म करना, क्योंकि मंच पे आप थोड़ा सा लाउड करते हैं, वही मैंने भी किया। और फिर धीरे धीरे करके जब बताया गया कि मतलब कि ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, एक डांट पड़नी शुरू हुई, फिर आप कैसे धीरे धीरे करके आप समझते हैं। अच्छा तो बृजेंद्र जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा टोक रहा हूँ आपको बृजेंद्र जी, थोड़ा सा मैं टोक रहा हूँ यहाँ पर आपको, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब एक थिएटर का एक्टर जब किसी फिल्म में एक्टिंग कर रहा होता है तो अक्सर डायरेक्टर की तरफ से हमने ये कहते हुए सुना है कि ये थिएटर की एक्टिंग नहीं चलेगी यहाँ पर। तो ऐसा कुछ कभी हुआ आपके साथ कि कभी आप ये थिएटर की एक्टिंग मत करो, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, मैंने चंद्रमल साहब को जब मैं असिस्ट नहीं करता था, हाँ, तो उनके साथ मैंने एक सीरियल किया था और उसमें जब मेरे को चांस मिला तो मैंने कहा अरे मैं करके दिखाता हूँ अभी 2 मिनट के अंदर। और जब मैंने परफॉर्म किया तो लाउड परफॉर्म, तो मैंने कहा ओ ठीक है थोड़ा नीचे बालकनी वाला भी तेरे को आराम से देख लेगा भाई, मतलब इतना ओवर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो वो ऐसा पता लगता है आपको ना कि मतलब हाँ, अरे फिर मैंने कहा सही कह रहे हैं, क्योंकि कैमरा आपके बहुत क्लोज होता है, है ना। मीडिया ये इतना सार्थक है कि आपकी बारीकियां बड़े ही पल भर में दिखाएगा, बहुत ही नजदीक से दिखाएगा। जी बिल्कुल, इसलिए हम देखते हैं क्योंकि उसमें ये एक फर्क है। जी बिल्कुल, डबिंग की सुविधा होती है, इवन जो सांस तक लेते हैं कलाकार एक्टर वो तक पूरे प्रॉपर सुनाई देते हैं, क्योंकि डबिंग की सुविधा रहती है। तो बिल्कुल उस चीजों को थोड़ा ध्यान जरूर रखना पड़ता है। अच्छा
ब्रिजेन जी, जब आपने पान सिंह तोमर की, क्योंकि आप उसमें पत्रकार के रोल में थे और इरफान खान के साथ जो आपका सीन था जब आप इंटरव्यू लेते, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था और वो एक यादगार सीन बन गया। जिस तरह से आइसक्रीम के ऊपर आप लोग की संवाद होते हैं बड़े ही नेचुरल ढंग से, कि एक इतना बड़ा डाकू उसके साथ पत्रकार है, तो कैसे कुछ जब आप वो सीन करने जा रहे थे तो सीन के लिए क्या कुछ आपने खास तैयारी की थी, या फिर वो सीन इस तरह से आप लोग करते गए और वो सीन इतना खूबसूरत बनता गया? एक्चुअली की आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, आप जो बोल रहे हैं ना, जी। मैं सिर्फ अंदाजा लगा के ही बातचीत कर रहा हूँ आपसे फिलहाल। चलिए, और वैसे मैं अगर बोलूं अभी तक आपने बहुत अच्छा अंदाजा डबल लगाया डबल आपने। डबल डबल वॉइस आ रही है, डबल वॉइस आ रही है। जी, चलिए, मैं बिल्कुल, हमारी टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है कि जो मेरी आवाज़ है वो आप तक साफ पहुंचे, लेकिन आप भी थोड़ा-सा अगर मेरी जो बातें हैं वो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप उसका जवाब अपना दीजिएगा। पान सिंह तोमर में जो आपने एक्टिंग की थी, जो पत्रकार की भूमिका आपने निभाई थी, उस पत्रकार की भूमिका के लिए कुछ खास तौर से आपने कुछ तैयारी की थी, या फिर इरफान खान जी के साथ वो सीन इस तरह से बनते गए और वो आखिर में जाके इतने खूबसूरत सीन बने? क्या है कि नहीं, पान सिंह तोमर तो क्या है, जरा जरा कभी कभी बनती है इस तरह की फिल्में। और इरफान, तिग्मांशु, ये सब जिसे कहते हैं कि जब मैं शहर में आया था, या हम लोगों ने उससे पहले टीवी में बहुत सारा काम किया था साथ, तो एक फ्रेंडली ट्रीटमेंट था सबका आपस में, सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। मतलब ज्यादातर हमने क्रिकेट ही खेली है और साथ में काम तो जितना किया हो, लेकिन मैक्सिमम हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, एक एंजॉयमेंट ज्यादा जी। रहा है साथ साथ। तो वो एक रिलेशनशिप के साथ साथ जब हमने परफॉर्म किया आपस में, तो बहुत कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं हम लोग। जी। और ऐसी सिचुएशन में जो कि एक इंटरव्यू करने वाला बंदा जब किसी धातु के एरिया में जाता है, उसके जब करीब जाता है, हाँ। तो वो तो हालात है, वो कैसे रखते, मतलब डायरेक्टर ने तो समझाया है, वहां ने बताया कि ऐसे ऐसे है, ये होता है, ये होता है ना। और लेकिन मैंने महसूस किया हुआ था, मतलब मैंने देखा हुआ था न्यूज चैनल्स में हम्म। कि कैसे लोग वीरप्पन के यहाँ पत्रकारिता करने के लिए जाते थे, उनकी आंखों में पट्टी बंदी होती थी, हम्म। और जब वो जंगल में पहुंचते थे तो उनके उनके दिलो दिमाग पे क्या चलता होगा ना, वो मुझे, मतलब उस बात का भी मुझे एहसास था कि मतलब कि कैसे, तो मैंने वो सब अपने अंदर रच बस के फिर मैंने वो परफॉर्म किया था। और हालांकि काफी टुकड़े टुकड़ों में हुआ है पूरा का पूरे सीक्वेंस, जी। है ना, कि जैसे मतलब ये शुरुआती वाला सीन कहीं और हुआ है, उसके बाद का हमने कहीं और किया। अच्छा। तो एक स्थिति तो ऐसी आ गई थी, मुझे लग रहा था पता नहीं ये शूट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब वो जो वाला सीन था आपके साथ, जो संवाद थे इरफान जी के, वो पूरा सीन एक लोकेशन में नहीं हुआ है, वो अलग अलग लोकेशन में शूट हुआ है? हाँ, हाँ, मतलब मैं, वो धौलपुर है, जब मैं स्कूटर पे उस बच्ची के साथ जा रहा हूँ, हाथ में राखी बंधी हुई है, हाँ। उसके बाद वो दुकान से लेकर के फिर जब वो ऊपर चढ़ते हैं, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो एक धौलपुर नहीं है। अच्छा। उसके बाद में जो टेरेस है, छत है, छत के पूरे सिक्योरिटी फिर हमने यहाँ बॉम्बे में चांदी वाली स्टूडियो में आते किया। जी। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी फिल्में किया आपने। जो फिल्म थी भारत, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग किरदार था, आप चाचा बने थे आप, सलमान खान जी उसमें सुपरस्टार, वो उसमें एज ए हीरो थे और बड़ी जबरदस्त किरदार था, खासकर जब आप बोरा उठाते हैं तो बड़ा ही एक फनी किस्म का वो एक सीन था वो। तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक तरफ पान सिंह तोमर जैसी फिल्में, दूसरी तरफ इस तरह की फुल कमर्शियल फिल्में, तो कैसा रहता है इन सब फिल्मों में आपका एक्सपीरियंस? मैं कौन, किस फिल्म में? जी, भारत की बात कर रहा हूं मैं, सलमान खान जी की जो फिल्म है भारत। भारत। भारत भारत तो मैक्सिमम मतलब आबू में, माल्टा में और अबू धाबी में इधर शूट हुई थी, लेकिन फिर भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मतलब सलमान खान जो है वो उनको उनको पता है कि उनका सारा काम उनकी अदाओं से हो जाता है, तो उनका ध्यान सामने वाले एक्टर पे रहता है कि ये बंदा क्या कर रहा है। अच्छा। अगर उनको पता है कि हाँ ये मैं हूँ, चाहे सुनील ग्रोवर है, वो हम लोगों के सीन से बहुत खुश हुआ करते थे ऑन द स्पॉट। मतलब उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि पूरे सीन के अंदर उनकी गिनी चुनी लाइन है। अच्छा। हाँ, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल नहीं होता था कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उनको यही रहता कि ये सामने, अच्छा ये ऐसे बोलेंगे, हाँ, और ये ऐसे बोलेंगे, तो वो बहुत एंजॉय करते थे उन सब चीजों को।
अच्छा ब्रिजेन जी और बहुत सारी चीजें हमने ऑन द स्पॉट बनाए। अली जी अब्बास डायरेक्टर हैं फिल्म के, और वो सब मिलकर बहुत ही, जिसे जाना चाहिए कि बहुत ही एंजॉयबल जी मोमेंट होते थे। एक एक सीन जब भी तैयार होता था तो सब ऐसे देखते थे कि मतलब हाँ भाई अब इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हम्म। क्योंकि बहुत हैपनिंग वाले सीक्वेंसेस थे उसमें ना, जहाँ तक वो बिल्कुल। तेल के कुएं में नीचे जाना, पाइप उधर लिफ्ट का फंस जाना, हाँ और जिस तरह से कहानी के मुताबिक मतलब जितना पोर्शन मेरा था जी वो बहुत ही एंजॉयबल, और बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि एक्टिविटीज काफी थी उसमें। जी। अच्छा ब्रिजेन जी, आपने कई सालों तक आपने रंगमंच किया है, टीवी सीरियल्स में आपने लिखा भी है, असिस्टेंट भी किया आपने, और कई फिल्में तो आप कर ही रहे हैं लगातार, एक के बाद एक फिल्म, बेहतर फिल्म कर रहे हैं आप। तो कि अगर कोई संवाद आपको अगर याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो आपकी अदाकारी है, मैं तो कायल हूं आपकी अदाकारी के, क्योंकि डिफरेंट किस्म की अदाकारी है और एक अलग छाप है आपकी अदाकारी में। तो कोई संवाद अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। मुझे तो अपने कोई संवाद याद नहीं। मेरे एक चाहने वाले ने मेरे को एक अभी मैं दिल्ली में गाजियाबाद की तरफ शूटिंग कर रहा था, जी और उन्होंने मेरे को एक पिक मेरा वहां बना के दी, और उसमें जो है जी साथ ही उन्होंने वो डायलॉग भी मेरा लिख के दिया था उन्होंने। जी तो वो डायलॉग था इसका, क्या कहते हैं, डॉली एलएलबी 2 का। हाँ वो ये था कि मतलब बिना कुर्सी का नेता और बिना सुगरित का अभिनेता और बिना चैम्बर के वकील की कोई औकात नहीं। क्या बात है। बिल्कुल। जी, मैं जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, बड़े बड़े कलाकार होते हैं, उनकी एक अलग अदा होती है। इरफान खान जी की एक अलग अदा है एक्टिंग करने को लेकर, और आपकी भी एक अलग अदा है, क्योंकि अगर कोई मिमिक्री आर्टिस्ट मिमिक्री करना चाहे आपकी तो बहुत जबरदस्त कर सकता है, क्योंकि एक आपकी एक अलग अदा है। बहुत सारे कलाकार ऐसे होते करते हैं। हैं। जी मेरे 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 सेट पे एक ना एक कोई बंदा, कोई ना कोई एक्टर ऐसा होता ही है जो कि मतलब मिमिक्री निकालते रहते हैं, जी और मेरी मिमिक्री बहुत आसानी से हो जाती है। जी, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो अदा है, आपकी एक अलग अदा है आपने, और आपने मुझे बताया कि आपने इसको बनाया नहीं, क्रिएट नहीं किया आपने, ये आपकी नेचुरल अदा, लेकिन यही नेचुरल अदा लोगों को बड़ी पसंद आती है, जो जिस तरह से आप डायलॉग डिलीवरी करते हैं आप। अच्छा, बहुत सारी जो फिल्में की आपने, कोई ऐसा वाकया हमेशा के लिए जो आपके लिए यादगार बन गया हो, चाहे वो खुशी वाला वाकया हो या कुछ दुखी भरा वाकया, ऐसा कुछ वाकया आपके साथ हुआ, क्योंकि इतने लंबा सफर रहा है आपकी एक्टिंग का। थोड़ा सा एक बार और जी, मैं कह दिल रहा हूं कि सुनाई नहीं। देखिए, जब भी हम अक्सर एक्टिंग करते हैं तो हमारे सेट में कभी कभी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वाक्य हो जाते हैं जो जिंदगी भर के लिए हमारे लिए वो यादगार बन जाते हैं। कभी कुछ खुशी वाले भी वाक्य होते हैं, कभी कुछ गम वाले भी वाक्य होते हैं। तो कोई ऐसा इतना जो लंबा सफर रहा है आपके एक्टिंग का, इस बीच में कोई ऐसा कोई वाक्य हुआ हो जो आपको हमेशा याद रहता है? हाँ, मतलब ऐसे ऐसे मोमेंट्स तो मतलब आते जाते रहते हैं कि मतलब आ, अभी मतलब खास तौर पे यही कह रहे थे कि मतलब मुझे सिर्फ एक ही वाकया अभी यही है कि मतलब मेरे मित्र संदीपन, उनका देहांत हुआ, हम्म। और वो वो मथुरा में थे, और ऐसे मौके पे मुझे शूट के लिए कहीं जाना था, लेकिन जैसे जैसे करके होता नहीं, तो समझ भी नहीं आता कि आप ऐसे मौके पे क्या करोगे। जी तो मतलब ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि मतलब कि वो चल गया वो हम्म। मामला, और उसके बाद मैंने वो अटेंड किया। अटेंड करने के बाद फिर मैं बॉम्बे वापस आ गया, और जब भी मैं सेट पे कैमरे के सामने जब भी मैं गया हम्म। तो संदीप, उनको निकने बबलू बोलता हूँ मैं। अ, वो मतलब एकदम आंखों के सामने है ना, ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत काम किया हम लोगों ने साथ में। जी वो डायरेक्ट करते थे और मैं मुख्य भूमिकाएं निभाता था। हम्म। बहुत सारे प्लेस किए हमने, बहुत लंबा अर्सा, कम से कम 25-30 साल हम लोगों ने बिल्कुल पूरी तरह से साथ में गुजारे, जिसमें मतलब मैक्सिमम टाइम हमारा थिएटर के साथ ही गया है। जी, इरफान जी के साथ भी आपका एक बहुत लंबा सफर रहा, आपने उनके साथ भी बहुत काम किया है। अब वो हमारे इस बीच में इरफान नहीं जी है। के साथ
जी, तो कुछ हाँ, कुछ ऐसी यादें जो खास यादें बन गई हों आपके साथ, जो उनके साथ जी आपने जी बिताए हों जी पल? जी, इरफान के साथ तो यूँ समझिए कि वो जो शुरुआती दौर था उसमें मैंने जैसे बीच में अभी बोला भी, उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत अच्छा शौक था, हुँ, उन्हें पतंगबाजी का बहुत शौक था, है ना? शाम को मतलब थोड़ा-सा संगीत, सारे मित्र, क्योंकि हर एक के पास काम नहीं होता था रेगुलर, जी। और शाम को एक मिलने का बहाना होता था कि हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो बीच में गैप लिया, उसमें भी यही बातचीत हो रही है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ हुँ, पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो एक वक़्त ऐसा हुआ करता था कि अ, बहुत रिफ्रेश करता अपने आप को, जब हम उन यादों में जाते हैं, जी। है ना? और इरफान जितने अच्छे कलाकार, उससे ही कई, जिसे कहना चाहिए कई गुना ह्यूमन बीइंग, है ना? हुँ, हाँ, उनको हर एक के विषय में चिंता रहती थी कि मतलब कि वो बताया करते थे कि मतलब कि कहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कर रहा हूँ उसमें, उसमें अभी कुछ और कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ इस तरह के किरदार हैं, हुँ। अगर तुम वहां पर जाओ तो वहां बात बन सकती है ना? और किसी को, मुझे को नहीं, वो कोई भी एक्टर हो साथ में, बहुत सारे हम लोग साथ में जब हम मेल मिलाप हुआ करता था, जब हम खेलते रहते थे या कोई भी शूट हमारा चल रहा है साथ में, जी। तो उससे पहले हम लोगों ने कम से कम टीवी के लिए बिल्कुल काफी ब्रिजेश कुछ जी, किया। आपने सही कहा, वो जितने अच्छे अभिनेता थे उतने अच्छे इंसान भी थे, इसलिए जब अचानक हमारे बीच में से गए तो पूरा देश शॉक्ड था। और वाकई लेकिन उनकी जो यादें वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगी। और ब्रिजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा समय याद। निकाल कर आपने हमारे साथ शिरकत की इस कार्यक्रम में। चाहते तो हम और आपसे बात करना चाहते थे, क्योंकि इतना सारा लंबा आपका काम है, हर काम के ऊपर आप बात करना चाहते थे, लेकिन समय कम है, तो समय की पाबंदी जी, का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। तो बातें से आज हम रूबरू हुए अभिनेता ब्रिजेंद्र काला से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।